ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी कैन सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको मैं अगर अलग करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, तो उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जो पीछे बचेंगे वो कॉपर सल्फेट के सॉलिड क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया कॉपर सल्फेट का। ये मैं कुछ भी लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक एक दो दो लाइन के एग्जांपल्स हैं और ये आपके नोट्स में मेंशन है। ठीक है, वो मैं आपको अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एग्जांपल नंबर 4, द सब्सटेंसेस लाइक पोटैश एलम एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, मैं लिख देता हूँ इस चीज को। ये एग्जांपल नंबर 4 है। द सब्सटेंसेस लाइक पोटैश एलम एंड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटैश एलम एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो दो सब्सटेंसेस होते हैं, पोटैश एलम और पोटेशियम नाइट्रेट, इन दो सब्सटेंसेस का हमको क्या करना है कि ये दो सब्सटेंसेस जो हैं इनको भी इनके वाटर सॉल्यूशन से अगर हमको सेपरेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे, तो जितना भी उनमें वाटर कंटेंट होगा वो वाटर कंटेंट सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जो पीछे बचेगा वो बचेगा सॉलिड पोटेशियम एटम एंड सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारे पास पीछे बचेगा इवेपोरेशन वाले प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है, when a solution of sulfur in carbon disulfide is evaporated, then carbon disulfide vaporizes and sulfur is left behind। अगर मान लीजिए सल्फर का हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सल्फर को मैंने कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स कर रखा है, तो वो एक लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अगर मैं उसको इवेपोरेट करूंगा तो कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा, गर्म अगर करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज सल्फर। तो कार्बन डाइसल्फाइड के वेपर्स बन जाते हैं और सल्फर पीछे रह जाएगा। अच्छा, तो ये 5 एग्जांपल्स देखे हैं मैंने अलग अलग, जो आपको ओरली बता दी। आप नोट्स में चेक कर लेना उनको। फिर एग्जांपल नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इंक इज अ मिक्सचर। एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमको ये शो करना है कि जो इंक होती है ना, जो हम पेन में डालते हैं, आप लोगों ने तो शायद आप लोग यूज नहीं करते हैं फाउंटेन पेन जो होते हैं, तो फाउंटेन पेन की अलग से इंक आती है, तो वो जो इंक होती है हमको ये शो करना है कि इंक इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 6 इसमें है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इंक इज अ मिक्सचर। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इंक इज अ मिक्सचर। अब जरा देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि एक बीकर लेंगे,
तो जब भी कभी किसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में एक एक चीज जो है वो प्रॉपरली आपको प्रोसीजर दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ये दिखाना है कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इंक इज अ मिक्सचर, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें ना उसको दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि गर्म कर देना और एक होता है भाप से गर्म करना। आपने सुना होगा कि स्टीम्ड राइस, आपने सुना होगा जो चावल होते हैं, चावल स्टीम से जो बनाए जाते हैं उनको स्टीम्ड राइस बोलते हैं। आप अगर मोमोज खाते हो, चाइनीज जो आइटम होता है मोमोज, तो वो स्टीम्ड मोमोज, स्टीम से यानी कि भाप से, वेपर्स से जो गर्म करी जाती है चीज, उसको हम बोलते हैं स्टीम्ड मोमोज या स्टीम राइस, ये जो चीजें होती हैं। अब उसी तरीके से मेरे पास, मैंने यहाँ पर ये क्या बनाया, इसको बोलते हैं स्टीम बाथ। इसको स्टीम बाथ बोलते हैं कि हमने स्टीम से हम धीरे धीरे इसको इनको गर्म कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से गर्म करेंगे तो जो मेरे को चीज चाहिए वो चीज मेरे को मिल नहीं पाएगी। अब रहता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है जिसको हम ट्राइपॉड स्टैंड बोल देते हैं, तो इसके बीच में तो होल बना हुआ है, भाई फ्रेम तभी वहीं से होल से तो निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक वायर का गेज रख देते हैं, यानी कि लोहे की एक जाली रख देते हैं, जिसके अंदर से फ्लेम जो है वो इसको डायरेक्टली टच ना करे, बस इसको गर्म करती है। अब इसके अंदर ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी भर दिया। अब हम उस पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी को गर्म करने से क्या होगा कि पानी में से पानी का स्टीम बनना शुरू होगा, पानी के वेपर्स बनने शुरू होंगे। जब पानी के वेपर्स बनने शुरू होंगे तो ऊपर मैंने एक रखा है चाइना डिश। तो अब क्या होगा, पानी के जब वेपर्स बनने शुरू हुए, वो वेपर्स इस चाइना डिश को धीरे 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 बहुत स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे वो उसको गर्म करेंगे। और जब वो धीरे धीरे गर्म होगा तब हम देखेंगे यहाँ पर मैंने इंक भर रखी है। तो हम ये कहेंगे कि इंक का ये पता चलता है कि इंक इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड डाइज। अलग अलग तरीके की डाइज का मिक्सचर होता है। वो कैसे पता चलेगा कि जितना भी इसमें पानी का कंटेंट है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे 2-3 घंटे लगते हैं इसमें। तो ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और ये सारा इवेपोरेट हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली जो चाइना डिश है, चाइना डिश में मेरे पास थोड़ी देर बाद सारा पानी चला जाएगा और यहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग तरीके के टुकड़े पड़े हुए रह जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए रह जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे इंक क्रिस्टल्स। इंक क्रिस्टल्स मतलब इंक कैसे बनाई जाती है कि छोटे 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 इंक के क्रिस्टल्स होते हैं, उसको बनाने का भी प्रोसेस लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि इंक एकदम से बन जाती है। तो होता क्या है कि जो इंक के क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं, उनको पानी में डाल देते हैं और पानी में डिप करके उनको डूबा रहने देते हैं काफी टाइम तक। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 3-3 घंटे के बाद हम उसको स्टिर करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके इंक बन जाती है। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोग इंक, जिसको बोलते थे ड्राई इंक बोलते थे, ड्राई इंक मार्केट से लेकर आते थे और ड्राई इंक को क्या करते थे, पानी में घोल कर रख देते थे और थोड़ी थोड़ी देर पर उसको घुमाते रहते थे, तो वो इंक जो है वो धीरे धीरे करके बनती थी। एक प्रोसेस होता था उसका। आजकल क्या है कि फिर रेडीमेड इंक मिलने लगी मार्केट में, कि वो बना बनाई चीज आपको मिलने लगी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तो फाउंटेन पेन से बॉल पेन आया, बॉल पेन से जेल पेन आया, फिर तो अलग अलग तरीके के रोलर पेन वगैरह वो आप लोग यूज करते ही। ठीक है सर एक चीज पूछनी है। हाँ, सर जो वो होता है समझ में नहीं आ परफ्यूम, रहा वो तुम्हारी भी तो, सारी आवाज कट गई, दोबारा बोलना बेटा। सर जो परफ्यूम होता है वो भी इवेपोरेशन के बेस पे होता है ना? परफ्यूम भी इवेपोरेट हो जाता है, हाँ। वो इवेपोरेट होके हमारी बॉडी में फ्रेग्रेंस छोड़ देता है। इवेपोरेट नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है कि परफ्यूम जो है ना, परफ्यूम इवेपोरेशन का मतलब तो ये है कि वो, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने से वो पूरा एटमॉस्फेयर में गायब हो गया, है ना। अब मान लीजिए मैं ये बात करूं कि परफ्यूम में होता क्या है, परफ्यूम में कुछ नहीं होता। जो होता है ना, वो सेंट जो होता है, उस सेंट को कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर्स में डाला जाता है, छोटे छोटे सिलेंडर्स जो आपकी बॉटल्स होती है परफ्यूम, तो उसके अंदर डाला जाता है। और आपने अगर कोई कांच की बॉटल में अगर आपने कोई परफ्यूम देखा हो, तो वो परफ्यूम क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आपको ट्रांसपेरेंटली लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। और जब आप उसको बटन प्रेस करते हैं, तो बटन प्रेस करने से वो जो लिक्विड है वो स्प्रे होकर आपके जहां पर भी आप आर्मपिट्स पर या शर्ट वगैरह पर जहां भी लगाते हैं, तो वो आपको खुशबू आती है उस चीज। तो उसमें इवेपोरेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, उसमें तो डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट है कि मैंने परफ्यूम की बॉटल को रूम के एक कॉर्नर में खोला तो पूरे रूम में खुशबू हो जाती है।
समझ गए? वो अलग चीज है। अब बताइए ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये जो इंक के यस क्रिस्टल्स सर। होंगे अलग अलग, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी इंक को सेपरेट करना होगा, इंक के क्रिस्टल्स को सेपरेट करना होगा इंक मिक्सचर में से, तो मैं हमेशा ये स्टीम बाथ, जिसको स्टीम बेड भी बोला जाता है, हम ये चीज यूज करते हैं कि पहले गर्म नहीं करूंगा मैं इंक को डायरेक्ट, मैं गर्म तो पानी को करूंगा, पानी में से जो वेपर्स निकलेंगे वो वेपर्स धीरे 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 मतलब ग्रेजुअली बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ग्रेजुअली गर्म होगी इंक और धीरे धीरे वो सारा जो इसमें वाटर कंटेंट था वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद आर स्मॉल स्मॉल इंक क्रिस्टल्स। इंक क्रिस्टल्स मेरे पास बचेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, सर इसमें प्रूफ कैसे हुआ कि इंक मिक्सचर है? क्या बेटा दोबारा बताइए? इसमें प्रूफ कैसे हुआ कि इंक मिक्सचर है? बिल्कुल सही। इसमें ये कैसे प्रूव हुआ कि इंक जो है वो मिक्सचर है? चलिए ये सुनिए, सही कह रहे हो, मैं बताना भूल गया आप लोगों को। When all the water has evaporated from ink, we stop heating. जब इंक में से सारा का सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो मेरे पास सिर्फ इंक के छोटे 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 क्रिस्टल्स बचे। अब मुझे क्या देखने को मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट से, मुझे ये कैसे पता चला कि इंक एक मिक्सचर है? सुनिएगा, we will find that we will find that a small amount of a solid colored material is left in the china dish. This colored material in the dye which was present is the which was present in the ink are of different colors। मतलब क्या होगा कि इंक अगर मेरे पास ना ब्लू कलर की है, तो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो कोई डार्क ब्लू कलर का होगा, कोई डार्क ब्लैक कलर का होगा, ठीक है? कोई हल्का सा उसमें कुछ रेडिश टोन होगी। तो उससे क्या समझ में आता है कि इंक अलग अलग डाइज का, डाई मतलब होता है रंग, अलग अलग रंगों का मिक्सचर है, उसको मिक्स करके इंक बनाई जाती है। समझ गए? जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे वो डिफरेंट कलर्स के क्रिस्टल्स होंगे, मतलब सबका शेड एक जैसा नहीं होगा, कोई ज्यादा डार्क होगा, कोई कम डार्क होगा, और उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि जब उनको मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करके फिर वो एक ही कलर देते हैं, जैसे कि इंक का कलर होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद अगला जो है, अगला है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। सर। इंदर, यस सर। इंदर तुम जा सकते हो, 7 बजे के लिए बोल रहे थे ना? यस सर। हाँ जी, ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। अच्छा, बाकी आज किसी के बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? आदित्य, अक्षर, अनमोल, यस सर। सबको नींद आ रही है क्या? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। अनिकेत, बहुत हंसी आ रही है। नहीं सर। हाँ, अभी आवाज आई थी मेरे को जैसे मिक्की माउस के हंसने की आवाज आती है, वैसी आवाज थी। अच्छा, साथ में नहीं था सर। भाई। तुम एक काम बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमने पता नहीं गेम, वीडियो गेम वगैरह खेलते हो या नहीं? तुम वो भी देखते हो क्या, डोरेमोन वगैरह जो होता है, ये बच्चे जो देखते हैं वो कार्टून शोज? नहीं। सही बताओ ना, सच सच देखो, झूठ मत बताना। हाँ हाँ सर नहीं। हाँ हाँ सर, नहीं इसका मतलब मैं कभी कभी देख लेता हूँ और कभी कभी मैं नहीं देखता हूँ। वो नहीं का मतलब ये है कि जब मेरी पिटाई लगती है तो मैं आज ही बात करूंगा घर पे। ये कार्टून जो देखता है डोरेमोन, आज ही करता हूँ बात। सर हमेशा जब भी कुछ भी देखता हूँ टीवी पे मम्मी मेरे साथ बैठी रहती है। अच्छा चलो, पूछ लेना। फिर भी बात करूंगा। अभी मुझे ऐसी अभी ठीक मुझे है। ऐसी आवाज आई थी जैसे मिक्की माउस हंसता है ना, वैसी आवाज आई थी। चलो मेरी बात सुनिए, आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, हमारे टाइम पर तो एक ही होता था कार्टून में, मोगली, और कभी हाँ संडे को एक दिन वो आ जाता था मिक्की माउस, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, पूरा पूरा दिन देखते होंगे। सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। Separation by crystallization. The process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. अगर कोई बहुत ज्यादा हॉट सब्सटेंस है, मतलब बहुत ज्यादा कोई सॉल्यूशन है या कोई सब्सटेंस है बहुत ज्यादा गर्म है,
उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर मेरे को छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस और फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। दिस इज डन एज फॉलोज। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा था इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस is dissolved in minimum amount of water to form a solution। अगर मान लो कोई भी impurity है, impurity का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने वाटर की बात करी, वाटर पूरी तरह से प्योर है और वाटर के अंदर किसी भी तरीके की कोई impurity मिक्स हो गई, फॉर एग्जांपल रेत ही मिक्स हो गया है ना, या आप समझ लीजिए मिट्टी मिक्स हो गई, तो वो impurity हो गई। तो किसी भी तरीके की कोई impurity या कोई सॉल्ट वाटर के अंदर अगर मिक्स हो गया बाय एनी चांस, तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल impurities। हमने क्या करा, ये सॉल्यूशन को हमने फिल्टर कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज उसमें घुल नहीं पाई ना ढंग से, जो इनसॉल्युबल थी, वो सारी तो रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली। लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो उसके अंदर घुल जाती हैं। तो हमने कहा कि जो घुल नहीं पाई उनको तो मैंने फिल्ट्रेशन करके रिमूव कर दिया, लेकिन जो इंप्योरिटीज उसके अंदर घुल गई उन इंप्योरिटीज का क्या करें। तो हमने इसमें सॉल्यूशन को धीरे 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 हम एक वाटर बाथ या स्टीम बाथ, जो हमने बोला था यहाँ पर, इसको वाटर बाथ बोलते हैं या स्टीम बाथ बोलते हैं। तो इसमें मैंने इसके थ्रू गर्म करा। गर्म करने से हमने बोला द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन अ वाटर बाथ टिल अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। उसको हम तब तक गर्म करते रहे जब तक हमको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब वाटर जब तक सारा का सारा इवेपोरेट ना हो जाए और एक कंसंट्रेटेड यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी वाला सॉल्यूशन जब तक मुझे ना मिल जाए तब तक मैं उसको गर्म करता रहूंगा। फिर क्या होगा, दिस कैन बी टेस्टेड बाय डिपिंग अ ग्लास रॉड इन हॉट सॉल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, अच्छा सर अब एक क्या चीज होता पूछनी है, है। समझाता हूँ इस चीज को क्या है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर जो ये क्या कहते हैं इवेपोरेशन में इंक वाला आपने एग्जांपल बताया, ये भी हाँ, तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ, ये भी क्रिस्टलाइजेशन ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि इसी आखिरी तरह में तो इंक के उसके क्रिस्टल ही बनते हैं। क्या, आखिरी में जब हम उसकी मतलब पानी इवेपोरेट कर देते हैं तो इंक डाई के क्रिस्टल ही तो बनते हैं आखिरी उसके में। क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में और इस प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर समझ लो बस। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए इसी तरीके का कोई हमारे पास सिस्टम है जो वाटर बाथ लगी हुई है और हमने यहाँ पर वाटर के अंदर, यहाँ अब इंक नहीं है, यहाँ पर वाटर है। वाटर विद डिसॉल्व्ड impurities, वाटर विद डिसॉल्व्ड impurities। डिसॉल्व्ड impurities का मतलब क्या है कि पानी लिया, पानी में कुछ चीजें तो पानी में नहीं घुली, तो जो इनसॉल्युबल थी उसको तो मैंने फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिया, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज पानी में घुल गई अच्छे तरीके से। जब घुल गई तो उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या करा कि हमने ऐसे चाइना डिश में उसको रख लिया और नीचे से इसको गर्म करना शुरू करा। जब हम इसको गर्म करने लगे तो धीरे धीरे करके ये जो डिश है, ये डिश ने गर्म होना शुरू करा। तो यहाँ पर ये भी गर्म होने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में ग्लास की रॉड डाल देंगे। ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड से हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे उसको स्टिर करते रहेंगे, उसको धीरे धीरे हम स्टिर करते रहेंगे ग्लास रॉड से। ठीक है, ग्लास रॉड से हम उसको स्टिर करते रहे, कब तक करते रहेंगे, और बीच बीच में क्या करेंगे, ग्लास रॉड को स्टिर करेंगे, स्टिर करके ग्लास रॉड को बाहर निकाल के देखेंगे कि ग्लास रॉड के ऊपर कहीं छोटे छोटे क्रिस्टल्स तो डिपॉजिट होने नहीं शुरू हो गए। ठीक है, तो हम बार बार उसको ग्लास रॉड को उसके अंदर स्टिर करते रहेंगे, मतलब घुमाते रहेंगे, और घुमाकर जैसे ही बाहर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स कहीं वो डिपॉजिट होने तो नहीं शुरू हो गए। अगर छोटे छोटे क्रिस्टल्स ने डिपॉजिट होना शुरू कर दिया है ग्लास रॉड के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो गया है स्टार्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको थोड़ी सी देर तक और करके देखेंगे, जब तक हम देखेंगे दोबारा स्टिर करेंगे और निकाल कर देखेंगे। अब मुझे लगेगा कि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो थोड़ा सा क्रिस्टल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, क्रिस्टल्स थोड़े से ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा होता जा रहा है। तो
जैसे ही मुझे ये दिखाई देगा तभी के तभी मैं इस फ्लेम को ऑफ कर दूंगा, और फ्लेम को ऑफ करते ही मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा कि पहले तो ये नेचुरली ठंडा हो जाए, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कहीं रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट में ले जाकर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा होते ही मेरे को क्या दिखाई देगा, अब इसमें किसी तरीके का कोई पानी नहीं होगा, इसमें सिर्फ सॉलिड 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 क्रिस्टल्स बचेंगे। ठीक है? सर लम्प्स हाँ, लम्प्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लम्प्स लम्प्स। हाँ, लम्प्स बन जाएंगे। तो वो जो छोटे छोटे लम्प्स बन जाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, हम ये बोलेंगे कि यही डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज थी, जिन इम्प्योरिटीज को मैं रिमूव करना चाहता था, तो वो इम्प्योरिटीज मेरे को मिल गई। सभी को क्लियर? यस सर। बताइए प्रोजेक्ट का, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये वाला प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट है, और प्योर कॉपर सल्फेट को अगर मुझे इम्प्योर सैंपल में से निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? हम बिल्कुल यही काम करेंगे कि इसमें हमें, एक मिनट रुको, एक मिनट वेट कर लीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ। देखिए, अब टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, एक एग्जांपल और है। अच्छा, ये जो मैं अलग अलग एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जांपल्स डायरेक्टली पेपर में ना पूछ लिए जाते हैं। इस चैप्टर में ये एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो जितने आपको डायग्राम्स नोट्स में दे रखे हैं वो डायग्राम्स सब प्रॉपर्ली अपने नोट्स में आप बना लीजिएगा, और उनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। एग्जाम में ना ये चीजें डायरेक्टली पूछी जाती है। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसको। अच्छा, अब है अगला एग्जांपल, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। एग्जांपल है टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन प्योर सैंपल। टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। एक इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट को डिराइव कैसे करा जाए, निकाला कैसे जाए? तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम जैसा ये अरेंजमेंट है, बिल्कुल सेम ऐसा ही अरेंजमेंट आप लगाएंगे। ये एक बीकर हो गया, ये वायर गेज हो गई, मतलब वायर की जाली हो गई,
और इसके नीचे ये हो गया ट्राइपॉड स्टैंड। इसके नीचे हो गया बर्नर। ठीक है, और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये है हमारे पास बॉइलिंग वाटर। यहां से ऐसे निकल रही है स्टीम। ये हो गया बीकर। ये हो गया चाइना डिश। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ही। ये बर्नर, ये फ्लेम, ये सारी चीजें आपको मेंशन जरूर करनी है। अब इसमें क्या होगा कि बिल्कुल वही काम होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। टेक अबाउट 10 grams ऑफ impure copper sulfate and dissolve it in minimum amount of water in a china dish to make copper sulfate solution। हमने क्या करा कि हमको एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है और हमें मालूम है कि वो जो है ना उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी, कुछ मतलब ऐसी चीज मिली हुई है उसके अंदर, डिजॉल्व हो रखी है, जो उसमें घुली हुई नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता, इम्प्योर का मतलब गंदा नहीं होता। इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास पानी है और पानी के अंदर रेत मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मैं उस पानी को पी पाऊंगा? नहीं पी पाऊंगा ना। पानी के अंदर नमक मिला हुआ है तो नमकीन पानी कोई पीता है क्या? तो मैं नहीं पी पाऊंगा उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, पानी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है जो चीज उसमें मिली हुई है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट में कोई चीज मिली हुई है, फॉर एग्जांपल सल्फर, हो सकता है सल्फर हो सकता है उसमें क्या कहते हैं पानी मिला हुआ हो। तो हमको तो प्रॉपर कॉपर सल्फेट चाहिए। तो उसके अंदर कोई भी अगर चीज मिली हुई है तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है। हमने कहा कि कॉपर सल्फेट मुझे मिला हुआ है, कॉपर सल्फेट इम्प्योर है, गंदा है, उसके अंदर कोई चीज मिली हुई है जो नहीं उसके अंदर घुली हुई होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने उस कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा पानी और मिला दिया। थोड़ा सा पानी मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के, थोड़ा बहुत वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, वो मिलाने के बाद में और फिर मैंने उसको यहाँ स्टीम बाथ के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। चलिए ये धीरे 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 गर्म हो रहा है। अब फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब हमने क्या करा कि एक बार इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, पानी मिला दिया कॉपर सल्फेट में, पानी मिलाने के बाद उसको फिल्टर आउट करा। फिल्टर आउट करने के बाद में जो भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होगी जो उसमें डिजोल्व नहीं होंगी ढंग से, अनडिजोल्व जो होगी, जो डिजोल्व नहीं होगी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वो सारी की सारी तो फिल्टर पेपर पर आ जाएंगी, अटक जाएंगी, उनको तो बाहर निकाल देंगे। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा कि फिर हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे, जो बचेगा सॉल्यूशन उसको गर्म करना शुरू करेंगे। To heat the copper sulfate solution gently on a water bath as shown in figure to evaporate water and obtain a saturated solution. This can be tested by dipping a glass rod in hot solution from time to time. When small crystals form on the glass rod, the solution is saturated, then stop heating. तो फिर से वही काम करना है इसमें भी कि यहाँ पर भी हमको एक ग्लास रॉड डाल देनी है। हमने यहाँ पर भी ये ग्लास रॉड डाल दी और ग्लास रॉड को हम टाइम टाइम पर इसमें घुमाते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे, और स्टिर करने के बाद में बीच बीच में निकालकर उसको चेक करता रहूंगा। और जैसे ही मुझे दिखाई देगा कि ग्लास रॉड के ऊपर कुछ क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं, मैं बर्नर को ऑफ कर दूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मतलब अब इससे ज्यादा गर्म करने का कोई फायदा नहीं, बंद कर दिया। देन स्टॉप हीटिंग, अलाउ
the hot saturated solution of copper sulfate to cool slowly. अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया, गर्म सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, अब क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड कैसे पता चलता है, हम ग्लास रॉड इसके अंदर डिप करके उसको घुमाते रहते हैं और घुमाकर एक बार उसको रिमूव करके देखते हैं, अगर उसके ऊपर छोटे छोटे क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए, दैट मींस कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। तो जैसे ही वो सैचुरेटेड हो जाए, आप हीट करना बंद कर दीजिए और फिर उस सॉल्यूशन को आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो ठंडा होगा। To allow a hot saturated solution of copper sulfate to cool down slowly, crystals of pure copper sulfate are formed and impurities will remain behind in the solution. अब क्या होगा इस केस में? इस केस में मैं चाइना डिश को यहाँ से हटाकर अलग किसी जगह पर रख दूंगा, इस तरीके से मुझे इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। ये क्या है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। उसको मैं बोलूंगा प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। देखिए सॉल्यूशन तो अभी भी रहेगा, लिक्विड तो अभी भी रहेगा उसके अंदर, है ना? लिक्विड तो अभी भी रहेगा, लेकिन जो क्रिस्टल्स बन गए, तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए, इन क्रिस्टल्स को मैं बोलूंगा, इन क्रिस्टल्स में अब जरा सी भी इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी कहाँ होगी? इम्प्योरिटी इस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, और वो जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटी इसमें नहीं घुल पाएंगी सॉलिड क्रिस्टल्स में, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर वो आराम से मिक्सअप नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि ये सॉलिड क्रिस्टल्स अवेलेबल हो गए, मैं फिल्टर आउट करके सॉलिड क्रिस्टल्स को अलग निकाल लूंगा, और अब मैं बोलूंगा कि ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, दीस सॉलिड क्रिस्टल्स आर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। सबको समझ में आ गया प्रोसेस? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस है बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी काफी आसान है। अब है सेपरेशन बाय separation by chromatography। Chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids। ठीक है, अगर कोई दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रखे हैं, तो उन सॉलिड्स को अलग अलग करने के जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी अलग अलग टाइप्स की होती है, ये अलग प्रोसेस है, शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो क्रोमेटोग्राफी अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर मतलब कागज, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की अभी बात करता हूँ, वही कर रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना? अच्छा, this separation is based on the fact that though two or more substances are soluble in the same solvent, दो और दो से ज्यादा substances एक लिक्विड में हम घोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर में शुगर और सॉल्ट दोनों को डिसॉल्व करना चाहूँ तो इट इज पॉसिबल। मैं आराम से पानी को और नमक को, सॉल्ट को और शुगर को दोनों को आराम से डिसॉल्व कर सकता हूँ, आराम से वो घुल भी जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लीजिए
मैं शुगर को और सॉल्ट को दोनों को रिमूव करना चाहूँ तो अलग अलग तरीका अपनाऊंगा। वो कैसे करना है वो अलग प्रोसेस है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी में हमने ये कहा कि जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था इंक वाला, मैंने ये बोला कि इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड डाइज। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि हमने उसको गर्म करके देखा, वाटर बाथ पर हमने गर्म करके देखा, और वाटर बाथ पर जब हमने उसको गर्म करके देखा तो जब मेरे को फाइनली क्रिस्टल्स मिले ना इंक के, तो वो अलग अलग रंगों के थे। तो उससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये अलग अलग रंगों की डाइस को अगर मिक्स कर दिया जाता है एक जगह तो वो हमारे पास एक इंक बन जाता है। ठीक, तो अब उसी तरीके से वो चीज मुझे शो करनी है बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो एक डायग्राम देखेंगे आप लोग, एग्जांपल है टू सेपरेट the dyes to separate the dyes present in black ink to separate the dyes present in black ink। देखिए, black ink is a mixture of several colored substances or dyes which can be separated by paper chromatography by using some simple steps। पहला स्टेप क्या है? Take a thin and long strip of filter paper, draw a pencil line on it about 3 centimeters from one end। हमें क्या करना है कि हमें एक सिंपल फिल्टर पेपर लेना है, और फिल्टर पेपर लेकर हमने ये फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ली, और नीचे से मैंने मेजर करा 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मैंने मार्क कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ठीक, फिर हम क्या करेंगे? Yes, sir. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एंड द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल लाइन एंड लेट द इंक ड्राई। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो फिल्टर पेपर है इस पर जो मैंने 3 सेंटीमीटर के मार्क पर जो मैंने एक लाइन बनाई थी, उस लाइन के ऊपर मैं एक इंक की ड्रॉप डाल दूंगा। मैं थोड़ा इंक का एक बूंद जो है वो टपका दूंगा इस पर। तो मैंने एक बूंद इस पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है सर 3 के बाद क्या लिखा है? सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, समझ गए? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाल दी, इंक की एक ड्रॉप यहाँ पर डाल दी। फिर हम क्या करेंगे? अब हमने इंक की ड्रॉप को सूखने दिया, हमने कहा चलो भाई अब तुम सूखो। चलिए, when the drop of ink has dried, the filter paper strip is lowered into a tall glass jar containing some water in its lower part, keeping the pencil line at the bottom। The filter paper strip is held vertically by attaching its upper end to a glass rod with sellotape। Please note that though the lower end of the paper strip should dip in water, but the pencil line should remain above the water level as shown in figure। अब आप फिगर देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने एक जार ले लिया जिसमें पानी भर दिया मैंने। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। फिर मैंने क्या करा, इस जार पर ऊपर एक ग्लास की रॉड लगा दी। ये है ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड पर सेलो टेप की हेल्प से मैंने यहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को चिपका दिया और लटका दिया इसमें कुछ इस तरह कि ये जरा सा पानी में डूब जाए, बहुत मामूली सा। 3 सेंटीमीटर के मार्क तक नहीं, 3 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पर है जहां पर मैंने इंक ड्रॉप कर रखी है। तो मैंने मामूली सा इसमें इसको ड्रॉप कर दिया। आपको पता है या पता नहीं, नहीं पता है, आप लोग जानते हैं या नहीं मैं बताता हूँ।
जब भी कभी मैं कोई कॉटन का कपड़ा लेता हूँ ना, आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, कॉटन का कोई हैंकी लेना और हैंकी को आप क्या करना, आप लटका देना किसी चीज से और उसको जो बकेट है, बकेट में नीचे थोड़ा सा पानी भर के आप जो हैंकी है उसको उसमें हल्का सा जो नीचे वाला पोर्शन है उसको डिप करके देखना। तो अगर आपने नीचे वाले पोर्शन तक डिप करा तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि पानी जो है ना, मतलब जो हैंकी है वो हैंकी काफी ऊपर तक, मतलब बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं पर लगभग 1/4 डिस्टेंस तक हैंकी पूरा गीला हो जाता है। मतलब वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वाटर धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ता है, पूरा नहीं बढ़ता। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस। तो अब Yes, sir. हाँ जी, तो फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को मैंने यहाँ पर हल्का सा डिप कर दिया तो धीरे धीरे पानी जो है वो ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। तो वही अगला स्टेप है, मैं बता रहा हूँ, द वाटर ग्रेजुअली राइजेस अप, द वाटर ग्रेजुअली राइजेस अप इन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप बाय कैपिलरी एक्शन। पानी के इस तरह से जो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। ठीक, अच्छा, एज वाटर मूव्स अप द पेपर स्ट्रिप इट टेक्स अलोंग द डाइज प्रेजेंट इन इंक। तो जैसे ही पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो पानी अपने साथ इंक को भी लेकर ऊपर की तरफ जाता है। द डाई which is more soluble in water dissolves first, rises faster and produces a colored spot on the paper at a higher position. तो अब क्या हो गया कि डाइज, मान लीजिए डाइज जो है तीन अलग अलग, जो इंक है वो तीन अलग अलग रंगों का मिक्सचर है। तो जो पहले रंग डिसॉल्व हो जाता है ना पानी में, पानी क्या करता है उसको ले जाता है थोड़ी ऊपर वाली पोजीशन पर। तो एक स्पॉट थोड़ी देर बाद यहाँ देखने को मिलता है और जो थोड़ा कम डिसॉल्व होता है वो थोड़ा नीचे रह जाता है इस तरह से। तो ये पानी में ये होता है और फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जो पेपर है ना, इस पेपर को हम बोल देते हैं फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राम। ठीक, क्योंकि मैं क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ तो पेपर को बोल देते हैं क्रोमेटोग्राम। फिर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ और वी अलाउ इट टू ड्राई, हम उसको सूखने देते हैं कि अब तुम सूख जाओ। तो जब वो ड्राई हो जाता है ना पूरा, ड्राई होने के बाद मुझे दिखाई देता है कि एक स्पॉट तो यहाँ पर है अलग रंग का, एक स्पॉट यहाँ पर है अलग रंग का और एक स्पॉट यहाँ पर है अलग रंग का। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि इंक जो है, ब्लैक इंक जो है वो एक कलर के रंग से नहीं बनती, उसमें अलग अलग तरीके के कलर्स मिक्स होते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हर स्कूल में करवाया जाता है पर लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है। हर स्कूल में कराया जा सकता है और अगर आपको और अच्छे से इसको देखना है तो आप गूगल पर भी ट्राई करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक। ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी है और इसके बाद में बेटा दो टॉपिक और बच रहे हैं आपके, एक तो डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। क्रोमेटोग्राफी सभी को समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल इसको मैं फिनिश करा दूंगा चैप्टर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके।